मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। अनंत समंदर, अनंत लहरें और अनंत चुनौतियां। ऐसी ही चुनौतियों पर काबू पाना और इसे चीरकर आगे बढ़ जाना इंडियन नेवी की पहचान है। ऐसे गौरवशाली नेवी की कमान जिनके हाथों में है, जिनके इरादों से दुश्मनों के हौसले चकनाचूर होते हैं, जिनके इशारों पर दुश्मनों की साजिशें नस्तनाबूद होती हैं, ऐसे ही पराक्रमी भारतीय नौसेना के एडमिरल आर हरि कुमार के साथ आज टीवी9 भारतवर्ष की टीम नेवल बेस INS हंसा पर मौजूद है। बदलते भारत की चुनौतियां और जिम्मेदारियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और सबसे ज्यादा चुनौती या जिम्मेदारी है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। आज टीवी9 भारतवर्ष आपको रूबरू कराएगा उनसे जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारियां हैं। यानी आज हमारे साथ होंगे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी एडमिरल आर हरि कुमार, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत अपनी इन समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए कैसे तैयार है। Thank you, sir, for giving us such a wonderful opportunity. Sumit Chaudhary from TV9 Bhartवर्ष. How are you, sir? Thank you. I hope आपको बता दिया होगा हमारा मोटिव क्या है पूरे प्रोग्राम का। एंड आई गेस आज हम लोग वो कर सके जो आप हमसे आशा करते हैं या फिर हम चाहते हैं कि देख सके कि कैसे हमारे समुद्री सीमाओं का सुरक्षा है। थैंक यू सर। टीवी9 भारतवर्ष के इस खास शो में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्यों भारतीय नौसेना समंदर का सिकंदर है। विमान से उतरने के बाद नेवल चीफ का काफिला INS हंसा बेस के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा। बेस पर पहुंचने के साथ ही इंडियन नेवी से जुड़ी ब्रीफिंग हुई। Intelligence, apart from pre-brief, will be real-time based on our surface analysis. Destroy these simulated anti-state actors in our maritime area. ब्रीफिंग के बाद नेवल चीफ बेस का मुआयना करने के लिए निकल पड़े। सर, ऐसी ब्रीफिंग्स जब आप कभी आते हैं नेवल बेसिस पे या फिर आप ऑपरेशनल वाइज देखने जाते हैं रिव्यूज को, इन ब्रीफिंग्स का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखिए, मैं नेवल हेडक्वार्टर्स में रहता हूँ दिल्ली में, तो वहाँ से फील्ड यूनिट्स में विजिट करने का ज़रूरत है क्योंकि वहाँ भी ब्रीफिंग वगैरह हो जाता है, लेकिन जो हैंड्स ऑन जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो तो यूनिट में ही मिलेगा, मतलब जिस एरिया में जो ऑपरेशन हो रहा है। तो बीच बीच में मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, तो ऐसे स्टेशन विजिट करता हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा एयरबेस है वेस्ट कोस्ट में, जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर सब कुछ यहीं से ऑपरेट होता है। तो यहाँ के और जिस यूनिट में जाता हूँ वहाँ फर्स्ट एक्टिविटी एक ब्रीफिंग लेता हूँ। तो ब्रीफिंग से पता चलता है कि उस एरिया में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी जो चैलेंज है नौसेना में वो 3 गुना ज़्यादा है बाकी नॉर्मल किसी और फोर्स के कंपैरिजन में। तो इस क्योंकि समुद्र के सरफेस पे, समुद्र के नीचे अंडर द सी और ऊपर स्काई में, तो समुद्र के ऊपर जो वायु है, तो ये तीन डोमेन में हमारा एक्टिविटीज होता है। तो इसलिए यहाँ आके उसके बारे में जांच करता हूँ। फिर क्योंकि ये मैरिटाइम सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इस पर हम लोग
कड़ी निगरानी रखते हैं ताकि कोई नॉन स्टेट एक्टर या कोई हमारा जो एडवर्सरी है वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी उनके ऊपर है कि कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। ये बात सच है कि इंडियन नेवी के लिए 3 गुना चैलेंज है, यानी जल, थल और नभ। इन तीनों वॉर फ्रंट पर किसी भी वक्त मोर्चा संभालने के लिए अलर्ट मोड पर रहना होता है। शायद तभी INS हंसा नेवल बेस पर MiG-29 के लड़ाकू विमानों की पूरी कतार खड़ी थी। एयर स्ट्रिप से लेकर हैंगर तक नौसेना के आसमानी जंगबाज अलर्ट मोड पर खड़े थे। आपको बता दें कि INS हंसा नेवल बेस पर जो भी MiG-29 के फाइटर जेट खड़े थे, उनकी तैनाती इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर होती है। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत। ये हमारे MiG-29 के एयरक्राफ्ट हैं। तो देखिए हमारे जो पायलट्स हैं और एयर क्रू और मेंटेनेंस स्टाफ सब हैं। तो ये एयरक्राफ्ट इधर बेस्ड हैं। ये कैरियर बाउंड एयरक्राफ्ट है, मतलब ये टेक ऑफ और लैंड करता है कैरियर से। और कैरियर बाउंड एयरक्राफ्ट जो है वो शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट से अलग है, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है कि ये अंडर कैरेज का स्ट्रेंथनिंग, टेल हुक, कई चीज़ों का फ़र्क है जो प्योरली लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट। तो इसलिए ये एयरक्राफ्ट है विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। जितने रोल्स हैं एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू शोर, सारे रोल्स कर सकता है। तो उसका वेपन्स वगैरह सब कुछ। सर अक्सर ये आम तौर पर आम आदमियों के लिए, क्योंकि लोगों के लिए जानना होता है कि एविएशन की जब हम बात करते हैं तब एयरफोर्स पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन नेवी के लिए भी, क्योंकि आपने बोला 3 गुना ज़्यादा चुनौतियां हैं आपको समुद्र के ऊपर, नीचे और खासतौर पर आसमान में भी, और सिस्टम में भी सुरक्षा और सर्विलेंस दोनों करना पड़ता है। तो नेवी के लिए एविएशन क्यों ज़रूरी है? तो नेवी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समुद्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट पहुँच जाएगा तो उनके साथ डील करने के लिए तो शिप्स में मिसाइल सिस्टम्स वगैरह है, लेकिन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट बेस्ट डिफेंस जो है वो एयरक्राफ्ट ही है। तो जब हम बहुत दूर ऑपरेट करते हैं, मतलब 1000 माइल या 800 माइल ऐसे, इंडियन ओशन का आप चार्ट आपने देखा होगा उधर ब्रीफिंग में, तो काफ़ी एक्सपेंसिव एरिया है। तो इसलिए वहाँ एक शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट को पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक वो पहुँचेगा वो आके अपना काम करके चला जाएगा। तो इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर की महत्वपूर्ण रोल है एट सी, जो नेवी के हमारे जो मैरिटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे एम्बार्क्ड है और एयरक्राफ्ट कैरियर उधर है तो बस 3-4 मिनट में टेक ऑफ कर जाएगा और फिर दुश्मन के सामने पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ से अगर 1000 मील पहुंचना है तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा उसको। तो ये इसलिए तो कैरियर बाउंड जो एयरक्राफ्ट है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। वायुसेना की बजाय नौसेना में लड़ाकू विमान और पायलट्स का टास्क बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर बेहद ही कम दूरी और कम समय में इसकी जंप यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग करनी पड़ती है। और सर एक चीज़ और, क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मली हम जब देखते हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग हम नॉर्मली एयर स्ट्रिप से देखते हैं, एयरफील्ड से देखते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट से जब टेक ऑफ लैंडिंग होता है तो उसके भी एयरक्राफ्ट कैरियर तो उसका भी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। हाँ, तो सुना है जब नील आर्मस्ट्रांग मून में लैंड किया था, उन्होंने बोला कि सबसे इससे भी मुश्किल काम एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करना था, क्योंकि वो नेवल एविएशन पायलट था वो। तो एक तो जो रनवे का लेंथ बहुत छोटा है जहाज में, दूसरा वो अरेस्टेड रिकवरी होता है और टेक ऑफ भी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। तो ये लैंड बेस्ड ऑपरेशन से काफ़ी डिफरेंट है।
और चैलेंजेस देयरफॉर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो ट्रेनिंग बार बार ट्रेनिंग करके स्किल डेवलप हो जाता है। फिर ये जो एयरक्राफ्ट भी ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर ऑपरेशन फ्रॉम द सी, फ्रॉम द टेक। सो दैट इज़ वाई नेवल एविएशन इज़ डिफरेंट एंड नेवल एविएशन इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन आम जनता जो हमारे जो वीडियो वगैरह देखते हैं और हमारे पायलट्स को देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब एयरफोर्स के पायलट हैं, ये सब नेवी के पायलट हैं। ऐसे में नौसेना के फाइटर पायलट्स का रोल भी काफी अहम हो जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बेहद मुश्किल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, ताकि वक्त आने पर अपने स्किल का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। सर अभी आप इंटरेक्ट कर रहे थे, मैं देख रहा था पायलट से, जान रहे थे उनके एक्सपीरियंस को और उन चीज़ों को। अभी जब हम कंपेयर करते हैं एयरफोर्स के पायलट, क्योंकि उनको तो एक स्टडी जगह पर, एक स्थिर जगह पर लैंड करना होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर तो लगातार मूव कर रहा होता है। तो क्या ट्रेनिंग का फर्क होता है एक नेवल एविएशन पायलट का और एक एयरफोर्स के पायलट का? ये लैंड्स और लैंड बेस्ड फ्लाइंग जो है, टेक ऑफ लैंडिंग, वो सब हमारे पायलट्स को भी करना पड़ता है। वो ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है एयरफोर्स के साथ ही करते हैं, फाइटर पायलट्स का। तो वो ट्रेनिंग होने के बाद फिर ये कैरियर बेस्ड फ्लाइंग के लिए अलग ट्रेनिंग होता है। तो सिमुलेटर है 29 का, इजी बेस में है, तो सिमुलेटर पे काफ़ी ट्रेनिंग होता है। उसके बाद जो है इनको ट्रेनिंग करना है कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कुछ 100 मीटर के आसपास डिस्टेंस में उनको टेक ऑफ करने का है जहाज से। और दूसरा, हाँ, तो नॉर्मली तो यहाँ 125 मीटर्स या 195 मीटर्स, ऐसे अलग अलग वेपन कॉन्फ़िगरेशन या लोड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनका लेंथ चेंज होता है। तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ करने का ट्रेनिंग करना पड़ता है। और दूसरा जो लैंडिंग है, लैंडिंग और भी मुश्किल है, क्योंकि लैंडिंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से आके, वो ये जो हुक है ना, इधर आप दिखते हैं, ये पीछे वाला, ये टेल हुक बोलते हैं इसको। तो ये जाके वो वायर को पकड़ लेता है, ये नीचे से, और उसको रोक लेता है। तो ऐसे फ्लाइंग होता है। तो ये अगर ये कभी ये वायर पे हुक नहीं होता है, तो वो टेक ऑफ करने का इतना स्पीड से आना पड़ता है। मतलब हर मिशन उनके लिए तो एक चुनौती है। और खासतौर पे सर, हमें लगता था कि एक बार पायलट बन गए तो चीज़ें सरल हो गई, आप बन गए, लेकिन यहाँ तो फिर एक और आपके लिए फेज होता है कि आपको नेवल एविएशन के लिए कि आपको क्लियर करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर आपको लैंड करने के लिए। पहले एयरफोर्स के पायलट्स भी ट्रेन करते थे फॉर कैरियर ऑपरेशन। कई 2-3 ऑफिसर्स हमारे साथ ट्रेन भी किया पहले और ऑपरेट भी किया हुआ। तो इसमें क्या है, टाइम लगता है जो स्किल डेवलप करने के लिए, तो और थोड़ा चैलेंजिंग भी है। और रात को अगर लैंड करना तो और भी मुश्किल है। सर को आशा करते हैं कि आज हम अपने दर्शकों तक ये चैलेंजेस पहुंचा पाएंगे, बताएंगे कि देखिए आप जो देखते हैं तस्वीरें, वो तस्वीरें असल में कितनी मुश्किल भरी होती हैं। हर मिशन के लिए कैसे नेवल एविएशन या फिर नेवल के ऑफिसर्स तैयार करते हैं अपने आप को। अब वक्त था आईएनएस हंसा नेवल बेस से निकलने का और भारतीय नौसेना के एक युद्ध पोत पर जाने का। एडमिरल आर हरि कुमार के साथ डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी हेलीकॉप्टर से स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई पहुंचे। कुछ देर बाद नौसेना प्रमुख ने अपनी यूनिफॉर्म बदली और इसके बाद आईएनएस चेन्नई के कैप्टन ऑफ शिप और कमांडर से मुलाकात की। He was a petty officer in Dronacharya as an instructor while he was commanding ship. कैसे जहाज ठीक है? Yes, sir. मॉडल ठीक है? Yes, sir. है? My master PAP, sir. सब सिस्टम सब काम कर रहा है? Yes. हाँ? माउंटिंग Yes. सब ठीक है? Yes, sir. Join, sir. जय। Master PAP. Match production, my pal, sir. Department regulator, Smith, sir. And he's taking over as master coordinator. ओके। तो अच्छा है, जहाज में काम करना बहुत अच्छा है। Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Join, sir. Master special, sir. कैसे? सब कम्युनिकेशन से सब काम कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ? Sir. सही है। सब वेल ट्रेन्ड है। Yes, sir. Yeah. Join, sir. Master log FNS.
खाना मिल रहा है सबको? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Mashim Mek, sir. He's just joined us, sir, a couple of days back. Hello, very nice meeting all of you. जब शिफ्ट में आते हैं तो क्या यूनिफॉर्म चेंज करना एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे मतलब देखो जो वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं हाँ। वो शोर के लिए सही है। जहाज में देखो काफी इक्विपमेंट होता है और काम करना पड़ता है, हमें हाथ से भी काम करना पड़ता है, तो ये ओवरऑल जो है यही ड्रेस है जो जहाज में काम करता है। और कहीं लग जाएगा दूसरा जो यूनिफॉर्म है, कहीं फंस जाएगा, तो ऐसे तो मैं कह सकता हूँ शिप की कॉम्बैट ड्रेस ये है, यूनिफॉर्म ये है। कॉम्बैट ड्रेस ये जहाज में ये है। सेलर्स के साथ मुलाकात के बाद नौसेना प्रमुख युद्धपोत के डेक की तरफ जाने लगे, जहां उनका इंतजार आईएनएस चेन्नई पर मौजूद तमाम सेलर्स कर रहे थे। जैसे ही समंदर के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे नौसेना प्रमुख पहुंचे, इसी दौरान उन्होंने बहुत अहम बात कही। समुद्र में आने का बहुत मजा आता है हम लोगों को, क्योंकि हमारा काम यही है, असली काम यही है। और आपकी असली दुनिया या फिर आपका घर भी यही है। भारतीय नौसेना चेन्नई आपके संबोधन के लिए तैयार। आईएनएस चेन्नई पर मौजूद सेलर्स को नौसेना प्रमुख ने संबोधित किया। 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से सशक्त और आत्मनिर्भर होगी। प्रधानमंत्री ने बोला है कि by 27-28 तक हम शायद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, और ये कमिटमेंट है कि हम लोग 2047 तक हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन होगा, और साथ साथ हमारा नेवी भी एक पोस्ट मॉडर्न नेवी बनना है। और पोस्ट मॉडर्न नेवी बनने के लिए हमारे जितने हथियार हैं, जहाज हैं, मिसाइल्स हैं, पेट्रोल सिस्टम है, स्पेयर्स है, प्रोपोर्शन है, सब कुछ देश में बनना चाहिए। इसके बाद नौसेना प्रमुख स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर के ऑफेंसिव वेपन एरिया में पहुंचे और बताया कि क्यों आईएनएस चेन्नई समंदर का सिकंदर है, क्यों दुश्मन सेना के लिए इसे पार पाना बेहद मुश्किल है। सर अब इस समय हम इस शिप पर हैं, खासतौर पे आप एड्रेस कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, आपने बहुत चीजें ट्रांसफॉर्म करने की बात कही है। अभी किस फेज में है वो ट्रांसफॉर्मेशन, और खासतौर पे कुछ ऐसी बातें आपने बोली कि कुछ ऐसी चीजें थी जो 70 सालों से चलती आ रही थी, जिनका कोई यूज नहीं था अंग्रेजों के समय से, आपने बैटन चेंज किया, आपने कई चीजें, और क्या क्या चीजें हैं जो आप चेंज करने वाले हैं? तो कुछ है, तो ये नॉमेनक्लेचर, रैंक नॉमेनक्लेचर चेंज करने का, मतलब ये पेटी ऑफिसर का क्या मतलब है, मतलब पेटी अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ हो जाता है, कुछ अधिकारी क्या है, तो वैसे नॉमेनक्लेचर चेंज करना है। फिर जहाँ भी हमारे हम ऐसे कई टर्म्स यूज करते हैं, जैसे हमारे सेलर जो बाहर जाते हैं, मतलब जहाज में कई सेलर्स हैं जो जहाज में रहते हैं और जो शादीशुदा नहीं है, तो शादीशुदा जो सेलर्स हैं वो बाहर क्वार्टर्स में रहते हैं। अब जब ये सेलर को बाहर जाना है तो उसको एक टर्म होता है लिबर्टी, मतलब लिबर्टी ग्रांट करके वो जाता है। तो ये लिबर्टी क्या है, मतलब हम तो अभी फ्री कंट्री है, हम क्यों यूज करते हैं उसको, तो वो सब चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे कई टर्म्स हैं, कुछ पुराने टर्म्स जैसे दरबार का टाइम तो खत्म हो गया, अभी दरबार क्या होता है, तो कमांडिंग ऑफिसर का इंटरेक्ट होता है, और तो ऐसे कई चीज हम देख रहे हैं। और हमारे रेगुलेशंस में, हमारे प्रोसेसेस में, फिर जब बोला था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी लाना है फॉर थोड़ी कैश ट्रांजैक्शन, उसमें हमने कुछ एक IPR, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी हमने रजिस्टर किया है। हमने एक कार्ड डेवलप किया है SBI के साथ, जिसमें जो जहाज में यूज कर सकता है, जहाँ जहाज में, क्योंकि जहाज में जैसे हम यहाँ हैं, आप देख सकते हैं आपका कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो ये कार्ड जो है अब जहाज के अंदर चल सकता है, क्योंकि वो ड्यूल चिप का कार्ड है। तो जब अब शोर में जाएंगे तो सिंक होके फिर ट्रांजैक्शन वगैरह ठीक हो जाएगा। तो हमारा कोशिश है कि ऑन बोर्ड भी हम लोग बिल्कुल, क्योंकि ऑन बोर्ड क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है, हमारा
खाने का बिल हो जाता है, फिर कुछ कपड़ा आयन करने का है, हेयर कट देने का, ये सब कैंटीन से कुछ सामान खरीदना का, इसके लिए कैश ट्रांजैक्शन होता है। और अगर आप 3-4 महीने के लिए डिप्लॉयड हो तो कैश काफी इकट्ठा करके रखना। हाँ, तो ये सब अगर डिजिटल हो गया तो फिर एक तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से वो पूरा ऑनलाइन आ जाएगा, तो मतलब वो ब्लैक का तो सवाल ही नहीं होगा। आप लगातार कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन बैटरी के साथ साथ आपने लोगों से फीडबैक भी लिया कि भाई अगर कुछ हमारे फीडबैक हैं, जैसे नेवी के फ्लैग चेंज करने की बात की, ऐसे क्या फीडबैक आपके पास आते रहते होंगे कि भाई हमको? बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, इसको बोलते हैं CNS डिस्कशन फोरम, तो वो अवेलेबल है जहाज में भी। मतलब कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर जहाज से भी वो पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं, कुछ आइडिया है तो उसमें डालते हैं। तो इसको हम नेवल हेडक्वार्टर्स में हमारा एक अरेंजमेंट है जिससे उसको हम स्टडी करते हैं और स्टाफ से डिस्कस करते हैं, और जो आइडियाज अच्छा है और आगे ले जा सकते हैं उसको तो हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है जो जल, थल और नभ से दागी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि INS चेन्नई पर सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि जो भी डेडली वेपन्स लैस किए गए हैं वो सभी मेड इन इंडिया है। सर अभी हम फॉरवर्ड में थे, नीचे आ गया, अब ऊपर चढ़ गए। ये एरिया कौन सा होता है शिप का, अगर बताएं। और आप बात कर रहे थे इस जगह की, इस खास तौर पे यहाँ पर जो बात कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट कौन सा? यहाँ हमारे ये कंट्री डिपार्टमेंट का ही है। हाँ। और ये ऑफेंसिव वेपन जो बोलते हैं, मतलब अच्छा। अटैक करने के लिए ना, तो ये जहाज का आगे वाला पार्ट है, फोक्सल बोलते हैं इसको। और यहाँ ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर है। तो ये सारे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो अभी हम देख रहे हैं। तो ये देश में बना हुआ है और अच्छा वेपन है, और काफी उसमें जैसे हमारा जो मेंटेनेंस चीफ बोल रहे थे, जो पहले बनाया था, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उससे कुछ शॉर्ट कमिंग्स वगैरह फेस किया है, जैसे मेटलर्जी का वगैरह। और जैसे जैसे उसके इम्प्रूव्ड वर्जन्स निकाल रहे हैं उसमें से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आगे वाले जो जहाज में तो और भी अच्छा रहेगा। यानी हमारे खुद के इंडिजीनियस जहाज और उनके इंडिजीनियस हथियार भी। ये भी ये तो ब्रह्मोस लॉन्चर और यू नो, और पीछे देख रहे हैं ये जो सर्कुलर जो है वो इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है फॉर एंटी सबमरीन। फिर पीछे जितने रडार्स वगैरह हैं वो अब हमारे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने बनाया। ब्रीफ कर रहे थे अभी कि 63 शिप्स जो है इंडिजीनियस बनने जा रहे हैं। कब तक वो शिप्स इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएंगे? या बस अगले 4-5 साल में, मतलब 4-5 साल में नए 63 शिप्स मिलने वाले इंडियन नेवी को। मतलब फर्स्ट शिप ऑफ ईच क्लास जो है वो कम से कम 3-4 साल में आ जाएगा। फिर हर एक साल में एक अलग अलग क्लासेस के होते हैं, तो ऐड होते होते मेरे ख्याल से 7-8 साल में आ जाएगा। तो मतलब हम लोग अब बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेक पर बातचीत के बाद नौसेना प्रमुख के साथ हम INS चेन्नई की गैली में पहुंचे, जिसे आम भाषा में कैंटीन कहा जाता है, जहां पर सेलर्स के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक का इंतजाम किया जाता है। ये हमारा गैली है, शिप गैली। सर गैली वैसे हम लोग तो जानते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए गैली होता क्या है? एक शिप के किचन जहाँ खाना बनाते हैं, और यहाँ तो 24/7 खाना बनता है, क्योंकि लोग वॉच पे भी हैं और जहाज तो चलता रहता है 24/7। तो ऑल मील्स आर टू बी प्रिपेयर्ड हियर, चाय, फिर स्नैक्स, सब कुछ। और कभी-कभी क्या है, सी स्टेट ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है, तब भी खाना तो बनना चाहिए क्योंकि लोगों को खाने का ही है। तो जो इक्विपमेंट है वो मदद करती है, मतलब इट इज मेंट टू फंक्शन इन सच सी स्टेट्स आल्सो। समंदर के बीच युद्धपोत पर लजीज व्यंजनों को देख हमें भी भूख लगी, लिहाजा नौसेना प्रमुख ने फौरन हमें लंच का न्योता दिया। बस फिर क्या, हम भी नेवल चीफ और सेलर्स के साथ खाने की टेबल पर प्लेट सजाकर बैठ गए। इस दौरान हमने नेवल चीफ से ये सवाल भी पूछा कि आखिर उनका गैली में पहला अनुभव कैसा था। आपको भी अपने एक्सपीरियंस याद आते होंगे सर, जब आपने फर्स्ट टाइम सेल किया था, तो कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस था जब आप शिप की गैली में आए और
खाने के लिए देखा है, क्या एक्सपीरियंस था आपका उस समय का? इसको बहुत बहुत पसंद करते हैं जहाँ कुक्स का काम बहुत ही कठिन है। जब अभी भी फील किया होगा कि मिल रहा है जा रहा है तो वहाँ खाना बनाना और तैयार करना टाइम पे ताकि उनको मिल जाता है और टेस्टी भी होना चाहिए। इतने लोगों को कैटर करना खास तौर पर और हर किसी के मन मुताबिक। जैसे सर होता है देखा है तो फूड बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और तीनों सर्विस में नेवी का खाना बहुत अच्छा है, बहुत सबसे बढ़िया है। और हमारे जितने जहाज हैं वो कम्पीट करते हैं और सभी बोलते हैं कि हमारा खाना बढ़िया है। अच्छा, खाने के बाद हमें ये जानने की दिलचस्पी हुई कि आखिर इतने सारे सेलर्स रहते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं, शिफ्ट पूरी होने के बाद कहाँ पर वो अपना खाली वक्त बिताते थे। ये लिविंग एकोमोडेशन है तो हमारे सेलर्स यहाँ पे रहते हैं। तो जो मैरिड वाला है जो जब जहाज हार्बर जाएगा वो अपना घर जा सकता है। अच्छा, जो अनमैरिड है जो जहाज में रहता है उसका घर यही है। अच्छा, मतलब इसी दुनिया में उसको अपने सारा सामान दुनिया यही है, मतलब यही रहता है और टीवी और जितने एमिनिटीज हैं उसी से खुश होके रहता है। इतना ही नहीं, अगर किसी सेलर्स की तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए जहाज पर मिनी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है ताकि वक्त पर इलाज मिल सके। सवाल अक्सर आता है क्योंकि सी में तो आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा नहीं, तो कैसे आप लोग इतने सारे सेलर्स को कैटर करते हैं? क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ आजकल मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ किसी को कुछ हो जाता है, तो कैसे फिर इतने लोगों को यहाँ पर? ज़्यादातर फिट लोग रहते हैं नेवी में, इसलिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल इज नॉट एज मच एज इन आउटसाइड। लेकिन क्या होता है कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी का फिंगर किसी में फंस जाता है, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, फिर कभी कभी फीवर और अपेंडिसाइटिस वैसे कॉमन एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो कॉम्पिटेंट है हमारे डॉक्टर हैं, सीनियर सेलर हैं और अभी हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके टेलीमेडिसिन भी किया है। बहुत कम जहाज में प्रॉब्लम हुआ। घर से दूर महीनों तक समंदर के बीच ड्यूटी कर रहे जवानों को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसका खास ख्याल रखा गया है। लेकिन अब वक्त ये जानने का था कि आखिर इतने बड़े युद्धपोत में पावर सप्लाई कैसे होती है, कैसे 24/7 युद्धपोत में लाइट, फैन, एसी के साथ बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं। इंजन रूम का कंट्रोल लेता है, तो ये फॉरवर्ड इंजन रूम का कंट्रोल है और पीछे आप इंजन रूम का कंट्रोल है। मतलब 2 इंजन रूम है, 2 शाफ्ट हैं, 4 गैस टर्बाइन है, मतलब हर शाफ्ट मतलब एक उसका प्रोपेलर होता है, तो उसमें 2 इंजन होता है। बातचीत के दौरान हम आईएनएस चेन्नई के इंजन रूम में भी गए। मेन इंजन बोलते हैं ना, कार का इंजन होता है, तो ये 2 इंजन है, ये दोनों पीछे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के द्वारा एक शाफ्ट प्रोपेलर होता है। How can people work in this? यहाँ फिर भी कम है, हमारा जो स्टीम शिप है वहाँ बहुत गर्मी होता है, वो लोग कंटिन्यूस यहाँ मॉडिफाई करते हैं, कहीं कोई लीक हो, फ्यूल लीक हो, आग लग जाता है, आग लगने का चांस है। और इसके बाद युद्धपोत के कंट्रोल रूम में दाखिल हुए, जहां मौजूद कमांडर ने आईएनएस चेन्नई की मूवमेंट और लोकेशन से जुड़ी जानकारी नेवल चीफ को दी। एक ये इसको बोलते हैं फ्लैग ब्रिज, और उनका स्टाफ भी है, उस साथ में स्टाफ भी आ जाते हैं और वो कंट्रोल करते हैं पूरे मूवमेंट, और उनका कॉम्बैट रोल होता है, ऑपरेशन रोल होता है, तो जितने जहाज हैं वो सब उनके अंडर हैं। तो ये वो कंपार्टमेंट है जहाँ जब वो फ्लीट कमांडर एम्बार्क हो, उनके स्टाफ इसी पे बैठ के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वगैरह करते हैं। तो मतलब बिटवीन द शिप्स, मतलब अलग अलग जहाज को एक साथ कोऑर्डिनेट करना।
और इसके साथ साथ जंगी बेड़े के रडार और नेविगेशन सिस्टम से जुड़ी ब्रीफिंग दी। इस दौरान एक बात बेहद ही गौर करने वाली थी, युद्धपोत कैसे चलेगा, किस तरह से मूव करेगा, ये सारी कमांड एक लेडी अफसर दे रही थी। और इसके बाद नौसेना प्रमुख ने आईएनएस चेन्नई की कमांडिंग पोजीशन खुद संभाली। पूरा जहाज का कंट्रोल होता है, so you see the officer of the watch है, who's officiating on behalf of the captain of the ship, so see that the ship is kept safe and there are no navigation dangers and all that, and सही डायरेक्शन पे जा रहा है और those things. Then this is the steering control, the quartermaster बोलते हैं उनको, he steers the ship, you know, based upon the direction given by the officer of the watch. Where these are navigational equipment, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले, रडार्स वगैरह। सर ये जो हम लगातार नेविगेशन सेट में इनसे पता लगता है कि आपके आसपास कौन कौन से शिप हैं, जी, कैसे पता लगता है कि फ्रेंडली शिप में है या फिर फ्रेंडली, मतलब नॉर्मली जो मर्चेंट शिप्स वगैरह होते हैं तो उनका एक डिवाइस होता है, GIS बोलते हैं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उससे वो ट्रांसमिट करता है कि डिटेल्स, मतलब क्या नाम है, क्रू क्या है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने लोग हैं, क्या सामान कैरी कर रहा है। मतलब ये कि जिस तेजी के साथ भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें अहम योगदान महिलाओं का भी है और इस बात को खुद नौसेना प्रमुख ने भी कबूल किया। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा जो लीड है वो वुमेन ऑफिसर ही कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ जो होती है इसकी भी होती है और क्या यहाँ से रिव्यू किया जाता है बैठ कर? ये नेवी का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस जो है वही दिखता है एक्चुअली यहाँ से। अभी देखो ये पहले जो होता था हमारा जितने ब्रांचेस हैं तो विमेन के लिए वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, शोर बेस्ड ब्रांचेस ही था। अभी उसको एक्सपेंड किया, जहाज में भी काम कर सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं उसी में भी कर सकते हैं, फिर पायलट, एयर ऑपरेशंस ऑफिसर वगैरह। तो ये जो ऑफिसर हैं अभी वो एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हैं अभी, लेकिन जहाज में काम करने के लिए वो वॉच कीपिंग करना पड़ता है, मतलब ट्रेनिंग। उन्होंने इस जहाज में आया और वॉच कीपिंग ट्रेनिंग किया, पास किया, अभी वो कॉम्पिटेंट है कि जहाज को मैनेवर करेगा और वॉच रख सकता है। तो अभी आगे वो अपना एग्जाम वगैरह पास करके आगे प्रोग्रेस करेगा तो कोई भी रहेगा, कैप्टन ऑफ द शिप भी बन सकता है। अब वक्त आ चुका था समंदर के सबसे विध्वंसक योद्धा आईएनएस चेन्नई से विदा लेने का। लिहाजा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार आईएनएस चेन्नई की विजिटर बुक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सेलर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके मोटिवेशन के लिए मैसेज भी लिखा और फिर अगली मंजिल की तरफ निकल पड़े। अरब सागर से होते हुए हमारी अगली मंजिल थी कर्नाटक का कारवार नेवल बेस, जहां तैनात था हिंदुस्तान का पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना चीफ के साथ मौजूद रहना गौरवान्वित करने वाला था, लिहाजा अपने नेवल चीफ से इंडियन नेवी के अगले टास्क से जुड़ी बातचीत की। आज जो वक्त बदल रहा है, जब चीजें बदल रही हैं, खासतौर पर हम इंटरनेशनल चीजों में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का वॉर हो, अजरबैजान अर्मेनिया का वॉर हो, ऐसे में स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन नेवी किस तरीके से अपने अंदर बदलाव कर रही है, इन सभी सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए? सबसे पहले हमारा देश अभी विकसित भारत बन रहा है, तो 2047 तक हम लोग डेवलप नेशन होंगे। तो इसके हिसाब से हमारी नौसेना भी कम से कम एक पोस्ट मॉडर्न नेवी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, मतलब हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो मॉडर्न होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है वो भी नीश टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह, और अनमैन्ड टीमिंग, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूक्रेन रशिया वॉर से हमें पता चला। और साथ ही साथ ये डॉक्ट्रिन्स
हमारा सोच, फिर मैनपावर, ये सब बदला, इन सब चीज़ों में बदलाव लाने हैं, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरा। तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। कई चीज़ों में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्शन में हम चल चुके हैं और हमने हमारे नेशनल लीडरशिप को ये कमिटमेंट दिया है कि 2047 हम लोग आत्मनिर्भर नौसेना बनेंगे। यानी पूरी तरीके से 2047 तक हम सिर्फ आत्मनिर्भर होंगे। सर, जब क्योंकि आप प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी ये बात कही, आप इस बात को कह रहे हैं अभी, जो 2047 का जो लक्ष्य है, जब हम डेवलप नेशन बनेंगे, उस डेवलपमेंट में इंडियन नेवी का क्या रोल होगा पूरे प्रोसेस में? इंडियन नेवी का ये रोल होगा कि हम जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, हम उसके साथ एकदम अलाइंड हैं, ताकि जो नारी शक्ति हो या डिजिटल इंडिया हो या स्मार्ट सिटीज मिशन हो या स्वच्छ भारत अभियान हो, हर चीज में हम हमारे जब नॉर्मल ड्यूटी करते हैं उसको बस थोड़ा सा अलाइन करके तो नेशनल पॉलिसीज और नेशनल प्रोग्राम उसके हिसाब से चल रहे हैं। देश का जो प्रोग्रेस है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे अभी डिजिटल इनिशिएटिव्स में अभी मान लो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें जितना हम कर सकते हैं, हमारे जो टारगेट दिया है उसके कई गुना हम ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम स्मार्ट बेसिस अडॉप्ट कर लें, डिजिटल इनिशिएटिव्स में ई ऑफिस और कैशलेस शिप्स, ये सब हमारा जो नया ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य है। इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में सैकड़ों लड़ाकू विमान, कई डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट और युद्धपोत के साथ साथ 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन यह आंकड़ा हर नए दिन के साथ भी और बढ़ेगा, क्योंकि 2047 तक भारतीय नौसेना को नंबर 1 बनना हर हाल में। सर, थिएटर कमांड, क्योंकि यू आर नोन एज अ मैन ऑफ रिफॉर्म, मैन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कई बड़े बदलाव किए हैं फोर्सेज में। अभी जब थिएटर कमांड की बात आती है, कब तक देख सकते हैं हम कि थिएटर कमांड उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा जमीन पर? देखिए, मैं तो ये थिएटर कमांड के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं सिस्ट या वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था जनरल रावत साहब के साथ, तब से इस कार्यक्रम में शामिल हूँ। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसेस है, और इसका जो आदेश है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो 2020 में ही वो जो ऑर्डर्स है उसके हिसाब से थिएटर कमांड तो बनाना ही है, लेकिन उसमें उसको बनाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई स्ट्रक्चर्स, कई रिफॉर्म, कई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एक साथ मिलजुल के लाने का है, तीनों सर्विस मिलके और एमओडी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काफी डिस्कशन हो रहा है। जब इसका गवर्नमेंट अप्रूवल फाइनली होगा, मतलब जो गवर्नमेंट लेटर इश्यू होगा, इसके बाद मेरे हिसाब से कम 18 महीने से 2 साल तक लगेगा इसका फुल ऑपरेशन करने के लिए। तो ये है सर। अभी क्योंकि आपने हाल फिलहाल में प्रेडेटर ड्रोन्स का अनाउंसमेंट किया है, आप इंडियन नेवी तो पहली ऐसी है जो लगातार इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रही है। इनके आने से क्या कुछ फायदा होगा हमारे ड्रोन पर्सपेक्टिव, क्योंकि ड्रोन थ्रेट भी लगातार बढ़ती जा रही है, हमें ऑपरेशंस में कई बार देखा है, तो उसके लिए क्या फायदा होगा प्रेडेटर ड्रोन्स का? लॉन्ग इंड्योरेंस है और इसमें कॉस्ट थोड़ा कम है, इन द सेंस जैसे मैन्ड एयरक्राफ्ट के कंपेयर में कोई ये अनमैन्ड है, इसलिए उसको लॉन्च कर सकते हैं और इसका इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बार चला गया करीब 24 आवर्स 30 आवर्स तक वो रह सकता है। तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा है वहाँ जाके वो सर्वेलेंस करेगा, इंफॉर्मेशन देगा हमें। तो ये सर्वेलेंस के लिए, टारगेटिंग के लिए, अगर किसी को टारगेट करना है उसका भी फैसिलिटी है। तो ये काफ़ी एडवांस सिस्टम है, और ये हमारा जो रिस्क है जब मैन्ड एयरक्राफ्ट का, उससे इसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो ये अनमैन्ड है, इसलिए तो रिस्क फैक्टर कम है। आखिरी सवाल, क्योंकि आज हम INS विक्रमादित्य पे हैं सर, और आपके साथ मौजूद हैं
क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को, खासतौर पर अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए? क्या आप कहना चाहेंगे उनको कि जब जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आप लगातार 24 घंटे, आप 12 महीने लगे रहते हैं समुद्र की सीमाओं को सुरक्षित, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 24/7 काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि हमारे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी वेसल या जो भी हरकत होता है उस पर निगरानी रखें और जो भी गलत काम हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। और ये नौसेना जो है, हमारा नौसेना जो है हमारा देश के विकास के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बार अच्छी तरह एनफोर्स करेगा ताकि हमारा ट्रेड बढ़े और हम ओशंस का यूज जो है फ्रीली करें। हमारा जितने मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, प्रमोट करें ताकि आगे वाले टाइम में हमारे इकॉनमी और भी बढ़े और हम लोग थर्ड, सेकेंड या फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाए। तो ये कोशिश है, हम इस कोशिश में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी TV9 भारतवर्ष की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और हम आशा करते हैं आप इसी तरीके से हम लोगों को और मौका देते रहेंगे। थैंक यू सर। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग नौसेना ज्वाइन करें। मैं भी ये कोशिश करूंगा, अपनी अपील करूंगा कि ज़्यादा करें। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के इसी मैसेज के साथ हमने INS विक्रमादित्य से विदाई ली और अपने स्पेशल शो के जरिए आपको इंडियन नेवी का दमखम दिखाया ही, इसके साथ ही ये भी बताया कि आखिर कैसे नौसेना के जवान हर मुश्किल परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हैं।